जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एमजी ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 2023 एमटीएस 2023 के 6 तारीख के पूरे मैथ का फुल शिफ्ट का पूरा एनालिसिस आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे और पूरी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन को लगाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो आइए अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। यह सेशन जो है मेरे भाई का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि एक शहर में यदि पुरुष का महिला से अनुपात 3:2 का यानी पुरुष और महिला का रेशियो दिया गया है, तो गांव में पुरुष की संख्या यानी पुरुष का परसेंटेज पूछा जा रहा है कि पुरुष का परसेंट उस गांव में कितना है ना। यानी अब भाई मेरे आप ही बतलाएं कि अगर एग्जामिनर इस तरह का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप खुद अपने आप में ये चीज़ सोचिए कि क्या शिफ्ट हार्ड है या इजी है ना। यानी यह इस तरह का क्वेश्चन है, यदि आपके शिफ्ट में आ रहे हैं तो क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सेशन में कर चुके हैं, है कि नहीं। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। छः है यह जो जैसे यह क्वेश्चन जो दिया गया है मेरे भाई, यानी मैन और वोमेन का रेशियो कितना है मेरे भाई, 3:2 है ना, 3:2। यदि आपसे क्या पूछ रहा है पुरुष के बारे में, तो पुरुष का रेशियो कितना है मेरे भाई, 3। ठीक है, 3 बट्टा टोटल रेशियो कितना है मेरे भाई, 5 है ना। 5 गुना परसेंटेज क्या होता है 100 का, है ना। 5 से 20 मतलब जाएगा, यानी 20 दिया के 60%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी फॉर कैट। अब आप बतलाएं, अब आप पूछिएगा कि सर यहाँ पे 5 क्यों किए और यहाँ पे 3 क्यों किए। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझेंगे। यानी यदि आपसे पुरुषों की संख्या पूछे या महिला की संख्या पूछे, तो जिसकी संख्या पूछते हैं ना उसके रेशियो को ऊपर रखते हैं और टोटल रेशियो को नीचे रखते हैं। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए मेरे भाई जिस व्यक्ति का परसेंटेज पूछता है उसका ऊपर और टोटल परसेंटेज जो होता है वो नीचे रखते हैं और 100 से हम लोग गुना कर लेते हैं, है ना। तो 3/5 गुना 100 इज इक्वल टू 60% किसका आ गया मेरे भाई, मैन का। ठीक है, यानी सी फॉर कैट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, यदि आपसे पूछा जाता, ठीक है, इसमें मैन की संख्या पूछा, मैन का परसेंटेज पूछा, यदि आपसे वोमेन की परसेंटेज पूछता इस क्वेश्चन में, तो कैसे ज्ञात करते। तो बस मैंने क्या बोला, जिसकी संख्या आपसे पूछे, जिसकी परसेंटेज पूछे उसको ऊपर रखना है। तो अब देखिए वोमेन का रेशियो कितना है मेरे भाई, 2 है ना। 2 बट्टा टोटल कितना है मेरे भाई, 5 है ना। 5 गुना से 100, 5 से 20 मतलब यानी 40% संख्या रहेगा किसका, वोमेन का। अब आप ही बतलाएं, पूरी हम लोग जानते हैं पूरा परसेंटेज कितना का होता है, 100 का होता है। अब आप जोड़िए इन दोनों को, 60 और 40 100% के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी हमारा ये भी कोई आंसर सही है और ये भी मेरा आंसर सही है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर या तो मैंने आपको बतलाया, यदि वोमेन की संख्या पूछता तो इस तरह से ज्ञात करते, और मैं इसमें मैन की संख्या पूछ रहा है तो हमारा 60% दिस क्वेश्चन सी फॉर कैट इज राइट आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो है मेरे भाई, यह आपसे बोल रहा है कि एक पाइप एक टंकी को पानी से 12 घंटे में भर सकता है। यानी एक पाइप यानी मान लिए उसे ए मान लिए, है ना, पाइप ए जो है भर सकता है। टंकी के तल में रिसाव होने के कारण यह भरने में 20 घंटा का समय लगता है, तो कितने समय में रिसाव से पूरी भरी हुई टंकी खाली हो जाएगी। भाई मेरे हम लोग इस तरह का क्वेश्चन जो हम लोग का सेशन चल रहा था, जो सीरीज चल रही थी एमटीएस का, उस सीरीज में हम लोग इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, सीख चुके हैं। तो मैं आप लोग को एक सजेस्ट दे रहा हूं कि आप जिन बच्चों का, जिन दोस्तों का एग्जाम अभी बाकी हैं, वे जाके एमजी ज्ञान एकेडमी के चैनल पे, इसी चैनल पे जाके अपनी पूरी सेशन को देखें, जिससे आपको एग्जाम में हेल्पफुल महसूस होगा और आप एक बेस्ट स्कोर के साथ अपने इस एग्जाम को क्रैक कीजिएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को समझने से पहले मेरे भाई हम लोग देखेंगे, जैसे यह क्वेश्चन जो है हम लोग समझेंगे। यह क्वेश्चन जो है मान लिए कि क्या है, मान लिए एक टंकी है ना। इस टंकी में कप इस तरह से हम लोग भर दिए पानी, ठीक है ना। अब आप बतलाइए, जो बोल रहा है कि पाइप ए, मान लीजिए कि पाइप ए जो है, ए इस टंकी को जब भरती है तो यह पूरी टंकी को 12 घंटे में भर देता है। ए जो है भर रही है, यानी यह प्लस है,
है ना। ये जो है पूरी टंकी को 12 घंटा में भर देता है, लेकिन जब यह भरती है ना तो उसी दौरान नीचे एक छेद हो जाता है ना, इस तल में एक छेद हो जाता है, तो इस तल से पानी यूं निकलते जाता है। तब इस टंकी को भरने में, यानी अब बताइए कि ए रिसाव को मैंने मान लिया बी जब खाली कर रहा है तो इसमें हम लोग क्या माइनस से रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। यानी अब जो है जब ए और बी दोनों जब कार्य करती है तो हमारा इस टंकी को भरने में 20 घंटे का समय लगता है। भाई मेरे समझने का प्रयास कीजिएगा, जब ए जो है ए जब भरती है तो 12 घंटे का समय लगता है, लेकिन जब ए और प्लस बी यानी रिसाव भरता भी है और खाली भी होता है, एक तरफ से भर रहा है और एक तरफ से खाली हो रहा है, तब यह टंकी को कितना 20 घंटे में भरता है नल। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यही बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि यह जो रिसाव करने वाला टंकी है, यह रिसाव करने वाला टंकी इस पूरी भरी हुई टंकी को कितने घंटों में खाली कर देगा, समझे। ठीक है, अब देखिए, जैसे अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल रहा है कि पाइप ए जो है 12 घंटे में क्या कर रहा है, भर रहा है, और ए प्लस बी है ना, यह जब कार्य करता है दोनों मिल करके भरता भी है और टंकी के छेद तल में छेद हो गया तो वो भी स्टार्ट रहता है, भरने का कार्य भी स्टार्ट है और खाली करने का भी स्टार्ट है, तो दोनों जब स्टार्ट रहता है तो यह टंकी 20 घंटे में भरता है ना। क्वेश्चन जो बोला मैं यहाँ लिख दिया। अब इसका क्या करना है, अब इसका हम लोग को पोस्टमार्टम करना है ना। अब देखिए, जैसे हम लोग को भर रहा है तो प्लस रिप्रेजेंट कर देते हैं, और खाली कर रहा है बी खाली कर रहा है तो माइनस रिप्रेजेंट कर देते हैं, ताकि हम लोग को माइंड में ये सेव रहे कि कौन सा टंकी भर रहा है और कौन सा टंकी खाली कर रहा है ना, कौन सा नल खाली कर रहा है कौन सा नल भर रहा है, इस तरह का हम लोग माइंड थोड़ा रहना चाहिए, है ना। इस चलते हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए, अब इसका क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा, है ना। अब यह मेरा टोटल वर्क हो गया, है ना, यह मेरा टोटल वर्क हो गया। अब इसकी क्षमता, ए की क्षमता कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इन दोनों की क्षमता जो है हम लोग का 3 आ जाएगा। अब बताइए, हमें ए की क्षमता पता है तो बी की क्षमता मालूम, ए की जब क्षमता पता है तो बी की क्षमता भी हम लोग मालूम हो जाएगा, है ना। ए प्लस बी की क्षमता कितना है भाई, 3 है, और ए की क्षमता कितना है, 5 है, प्लस बी की क्षमता हम लोग को निकालना है। अब देखिए यहाँ पे बी की क्षमता कितना आएगा मेरे भाई, 3 - 5 यानी 2 का, है ना। अब बताइए यहाँ पे 2 का माइनस में आ गया, और हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर रहे थे कि माइनस को खाली जो करता है नल या नल, उसे हम लोग माइनस रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ बी जो है, बी की क्षमता क्या आ गया, बी जो है 1 घंटा 2 की क्षमता सुबह खाली करा टंकी को। अब बतलाइए, अब यह बी जो है 1 घंटा 2 की क्षमता खाली कर रहा है, तो 60 हमें टोटल वर्क करवाना है, तो क्या इसका आएगा दिन घंटा टाइम की क्या आएगा, 60/2, 2 से 30 मरतबे, यानी 30 घंटा में यह पूरी भरी हुई टंकी को बी जो है खाली कर देगा, है ना। यानी C4 कैट इज द राइट आंसर। ओके, समझ गए। अब चलिए हम लोग एक इस क्वेश्चन को जुगाड़ के साथ भी लगाते हैं और सीखते हैं, है ना, एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में। ठीक, इसका एक इस तरह का क्वेश्चन का एक शॉर्ट फॉर्म होता है मेरे भाई, ट्रिक होता है, वो ट्रिक देखेंगे। यदि आपको बोले कि एक नल जो है भर रहा है और ए और बी जो है नल वो भी भर रहा है, ठीक है, समझिए मेरी बात को। ए जो है एक नल जो है भर रहा है और ए और बी जो है वो भी टंकी को भरता है, लेकिन उसमें एक भरता है और एक खाली करता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, x/x - y। समझे भाई मेरे, यह यदि एक भरेगा, ध्यान दीजिएगा, एक भरेगा और दूसरा खाली करेगा तब, ठीक है। अब देखिए इसमें रखिए मान 12 × 20 बट्टा माइनस कितना हो जाएगा 8 का, 4 दूना के 8, 4 × 5 = 20, 2 × 6 = 12, यानी 6 × 5 = 30, 30 घंटा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छे। देखेंगे तीसरे क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को। भाई मेरे, ये जो क्वेश्चन है, हम लोग ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन एलसीएम से संबंधित जो क्वेश्चन था हम लोग को ऑलरेडी
एग्जामिनर 5 तारीख वाले में भी क्वेश्चन एराइज किया है। यानी यदि देखा जाए तो हम लोग को क्वेश्चन रिपीट भी किया जा रहा है ना। यानी क्वेश्चन जो पीछे वाले शिफ्ट में जितने क्वेश्चन हुए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो भाई मैं आपको बार बार आग्रह कर रहा हूं कि आप पूरी एनालिसिस को देखकर अपनी एग्जाम हॉल में जाएं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट महसूस होगा, है ना, ज़्यादा हेल्पफुल महसूस होगा, जिससे आप अपने एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कीजिएगा और अपनी मंजिल हासिल कीजिएगा। ठीक है, हमारी बातों पे गौर कीजिएगा और अपनी पूरी सेशन जो है वो भी देख के जाएंगे और पूरी एनालिसिस को देख के जाइए। ठीक है, जैसे अब यह तीसरा क्वेश्चन जो है मेरे भाई, यह बोल रहा है यदि फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे तो हमसे एलसीएम पूछ रहा है, हो सकता है इससे भी आपसे पूछे, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग। जैसे मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि एलसीएम यदि पूछे फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे और आपसे एलसीएम पूछता है तो ऊपर की संख्या का हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम, और नीचे की संख्या का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। भाई मेरे, यह एक फार्मूला हुआ एलसीएम ज्ञात करने का और एक फार्मूला हुआ क्या, एचसीएफ ज्ञात करने का। एचसीएफ हम लोग को ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, ऊपर की संख्या का एचसीएफ और नीचे की संख्या का एलसीएम। ठीक है, हमारी पॉइंटों पे ध्यान दीजिएगा। अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर की संख्या का एलसीएम निकालना है और नीचे की संख्या का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछता है तो ऊपर की संख्या का एचसीएफ और नीचे की संख्या का एलसीएम। भाई मेरे, मैं एलसीएम और एचसीएफ संबंधित दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जैसे एलसीएम निकालना है मेरे भाई, इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए ऊपर की संख्या यानी अंश की संख्या को हमको एलसीएम ज्ञात करना है सबसे पहले। अब आप बतलाइए 2, 3, 4 का एलसीएम क्या आप इस तरह से निकालिएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम ऐसे निकालिएगा, कभी नहीं। ये जो था पहले हम लोग बच्चा में 4th 3 में पढ़ते थे तो यह मेथड ठीक था, यहाँ वहां तक ठीक था क्योंकि वहां सीखने की वक्त था। अब जो है अब आपको सीखने का वक्त नहीं रहा, है ना। अब क्या करना है, अब आप लोग को एग्जाम क्रैक करना है। एग्जाम क्रैक तभी कीजिएगा जब आप कम समय में क्वेश्चन लगाने के लिए सीखिएगा। ठीक है ना। तो कम समय में कैसे ज्ञात करेंगे, हम ऑलरेडी आप लोग बता चुके हैं कि एलसीएम ज्ञात करना हो तो सबसे बड़ी संख्या है उस संख्या को इतना बार मल्टीपल कीजिए ताकि जितनी आंकड़ा दिया गया है वो सारी आंकड़ा से वो संख्या विभाजित हो जाए। अब आप देखिए इस संख्या में क्या है, 4 सबसे बड़ी है। अब 4 को हम लोग अगर भगा देंगे 2 से तो ये कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा 4। अब देखिए अब 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 चौके 8 कट जाएगा, 3 से 8 कटेगा, नहीं कटेगा। अब 4 में 3 से गुना करेंगे तब कितना आएगा मेरे भाई, 12 आ जाएगा, है ना। अब आ जाएगा 12। अब 2 से भी ये कटेगा 12, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई, 12 आ जाएगा, है ना। अब देखिए अब एचसीएफ ज्ञात करना है नीचे का। अब नीचे का जब एचसीएफ ज्ञात करना है तो हमें ऐसी संख्या को खोजना है इसमें ताकि वो कॉमन हो, है ना, ताकि वो संख्या कॉमन हो, इसमें भी हो वो संख्या, इसमें भी होनी चाहिए और इसमें भी होनी चाहिए। जो संख्या कॉमन होगी वही उस संख्या का एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिए इसमें 5 है, इसमें 10 है, इसमें 15 है। अब खोजिए आप, इसमें 5 तो है, मिल गया। इसमें क्या 5 नहीं है, इसमें भी 5 है। कैसे, इसमें जब इसमें 5 है, इसमें 5 दूना का 10, इसमें 5 दिया 15, यानी 5, 5, 5 तीनों में है, इसलिए इस संख्या का एचसीएफ 5 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोले तो इस संख्या का राइट आंसर 12/5। ठीक है, D4 डॉट इज द राइट आंसर। ओके, अब देखिए एचसीएफ यदि आपसे पूछता है तो हम लोग की कैसे ज्ञात करेंगे। अगर इस संख्या का एचसीएफ पूछता है, इस आंकड़ा का, फ्रैक्शन का, तो ऊपर का एचसीएफ यानी 2, 3, 4 का एचसीएफ। भाई मेरे, अब 2, 3, 4 में कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं ना। अगर कॉमन नहीं हो तो उसका एचसीएफ हम लोग का 1 आता है ना। अगर ऐसे भी देखें तो क्या 1 इसमें नहीं है, क्या इसमें 1 नहीं है, क्या इसमें 1 नहीं है ना, तो 1 हो गया, है ना। अब नीचे का एलसीएम ज्ञात करना है। अब नीचे का एलसीएम ज्ञात करना है तो 15 है सबसे बड़ी संख्या, तो 15 5 से भी कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 15 के 30 रखेंगे तो 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, यानी नीचे का एलसीएम 30 आ गया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता एचसीएफ तो 1/30 हो जाता है। ठीक है, हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में क्लियर किए, एलसीएम ज्ञात करने के लिए भी और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए भी। ठीक है,
समझ गए, बहुत अच्छे। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन को मेरे भाई। फोर्थ क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि 700 मीटर एक लंबी एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि यह 72 सेकेंड में एक पुल को पार कर जाती है तो पुल की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है ना मेरे भाई। यानी क्वेश्चन जो बोल रहा है कि इसमें दिया गया है क्या, ट्रेन की लंबाई दिया गया है और ट्रेन की चाल दिया गया है और पुल को पार करने का टाइम दिया गया है ना, और आपसे पूछा जा रहा है कि पुल की लंबाई हमें ज्ञात करके बतलाएं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे भाई कि यह एक ट्रेन है, ठीक, यह जो है एक ट्रेन है, ठीक ना। यह जो ट्रेन जो है आपको चल रही है, ठीक है, यह एक क्या है, एक ट्रेन है। यहाँ पे एक पुल मिल गया इसे, यहाँ पे एक पुल मिल गया, ठीक है। इस पुल को पार करने में यह जो ट्रेन है 72 सेकेंड का समय लेता है, ठीक है, और इसकी लंबाई जो है 700 मीटर दिया गया है ना, और इसकी चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। यही बोल रहा है कि यह जब ट्रेन जब चलती है ना, जब इस पुल को पार करती है, इस पुल को जब पार करती है तो 72 सेकेंड का समय लगता है। तो हमें आप हमें बतलाएं कि इस पुल की लंबाई, इस पुल की लेंथ हमें ज्ञात करके बतलाना है। समझे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ट्रेन की लंबाई दिया गया है, उसका स्पीड दिया गया है ना, और ट्रेन का टाइमिंग दिया गया है क्या, कि पुल को पार करने का टाइमिंग दर्शा दिया गया है कि 72 सेकंड में इस पुल को वो पार कर जाता है, तो पुल की लंबाई हमें ज्ञात करके बतलाना है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को एक मेथड के द्वारा। वो मेथड क्या है मेरे भाई? इसे दिया गया है हम लोग को लंबाई ज्ञात करना है ना। तो हम लोग जानते हैं स्पीड बराबर क्या जानते हैं मेरे भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। यह फार्मूला सबको पता है कि नहीं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड यानी यह हो गया क्या, चाल हो गया। यह क्या है मेरे भाई? चाल। यह दूरी और टी समय, है ना भाई। मेरे क्वेश्चन समझिएगा अच्छी तरह से। यह एस जो है चाल है और डी जो है हमें दूरी दर्शा रहा है और टी जो है समय को दर्शा रहा है। अब हमें आप बतलाएं कि ट्रेन की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप पहले इस क्वेश्चन में देखिए कि हमें लेंथ यानी पुल की लंबाई पूछ रहा है, तो पुल की लंबाई मीटर में है ना मेरे भाई, तो इसे किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से गुना कर लेते हैं उसके चाल में, बराबर डिस्टेंस क्या है मेरे भाई? ट्रेन का डिस्टेंस क्या है? 700 मीटर प्लस, अब इसकी हमें डिस्टेंस लंबाई पता नहीं है तो इसे हम लोग पी मान लिए, है ना, यानी पुल की लंबाई को मैंने पी माना। अब आप बोलिएगा कि सर इसमें ट्रेन की लंबाई को भी, ट्रेन की लंबाई में पुल की लंबाई को आपने क्यों जोड़ा? तो चलिए वो कॉन्सेप्ट पहले हम लोग क्लियर करते हैं। यानी इसका भी तो कुछ लंबाई होगा कि नहीं मेरे भाई, है ना, वही तो हमसे यह पूछ रहा है। और इसका लंबाई ऑलरेडी दिया गया है 700 मीटर। अब यह जो है अगर यहाँ पे जब इन करेगा या ट्रेन यहाँ पे अगर यह इन करेगा तो यह एक पुल की लंबाई को भी पार कर रहा है और यह अपनी लंबाई 700 मीटर को भी यह पार कर रहा है ना। यानी यह दो लंबाई को पार कर रहा है, एक पुल की लंबाई और एक अपनी लंबाई। यह दोनों लंबाई को यह 72 सेकेंड में पार कर जा रहा है। भाई मैं समझिएगा कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट जो है अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को यह 72 सेकेंड में पार कर रहा है, तो दोनों की लंबाई को हम लोग जोड़ेंगे ना कि घटाएंगे? जोड़ेंगे, है ना। दोनों की लंबाई जब पार कर रहा है 72 सेकेंड में, तो दोनों की लंबाई को हम लोग जोड़ेंगे और हमने पुल की लंबाई को पी मान लिया है। नहीं पता है तो पी मान लिया, है ना। तो पी, अब टाइम कितना है? 72 सेकेंड, है ना, 72 सेकेंड। अब इसको अगर काट छाट करें, अब हम लोग इसे अगर काट छाट करेंगे तो 18 चौक 72 कट जाएगा,
है ना, 18 चौक 72, 18 चौक 72 कट जाएगा, है ना। अब इसे 6 बचे कितना हो जाएगा, 300 बराबर 700 प्लस पी बट्टा 4, है ना। अब तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1200 बराबर 700 प्लस पी, है ना। अब यहाँ लिया है इसको, तो पी बराबर क्या आ जाएगा, 1200 में से अगर हम 700 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 500 मीटर। यानी इस पुल की लंबाई हमारा 500 मीटर आ जाएगा। ए फॉर एप्पल, राइट आंसर। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छे। इस क्वेश्चन को हम लोग एक जुगाड़ के द्वारा भी देखते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट जो जुगाड़ होता है वो भी देखते हैं। यानी वो जुगाड़ क्या है वो पहले आप देखिएगा। एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट गुना टाइम बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन का यह एक शॉर्ट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला से आप मैक्सिमम क्वेश्चन यदि आपसे लेंथ ऑफ ट्रेन पूछे तो यह देखिए भाई मेरे, इस कॉन्सेप्ट से आप कितने सारे क्वेश्चन बनाइएगा वो देखिए। यदि आपसे स्पीड ऑफ ट्रेन पूछे वो ज्ञात कर सकते हैं, और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पूछे वो ज्ञात कर सकते हैं, टाइम पूछे वो ज्ञात कर सकते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन पूछेगा वो भी ज्ञात कर सकते हैं, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पूछेगा वो भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी एक तीर से आप बहुत सारे क्वेश्चन को वार कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। यानी स्पीड ऑफ ट्रेन, अब देखिए हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेन किसको कहते हैं, उससे क्या कहा जाएगा, थोड़ा डिटेल्स में हम लोग समझ लेंगे, है ना। स्पीड ऑफ ट्रेन यानी ट्रेन की चाल, है ना। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की चाल। टी जो है समय है, लेंथ ऑफ ट्रेन ट्रेन की लंबाई, है ना। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इस फॉर्मूला से हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये चीज आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए पहले, सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहिएगा कि सर यहाँ पे जो माइनस प्लस का जो मैटर आप रखे, अब यहाँ कब हम माइनस रखेंगे और कब हम प्लस रखेंगे। तो भाई मेरे, आप लोग जानते होंगे कि यदि मान लिया यह एक ट्रेन है, ठीक ना, यह जो है एक यह ट्रेन है और एक यह ट्रेन है। भाई मेरे समझिएगा, यह एक ट्रेन है और यह भी एक ट्रेन है, ठीक। तो दोनों ट्रेन यदि सेम डायरेक्शन में चले, दोनों ट्रेन यदि सेम डायरेक्शन में चले तो इसकी चाल को क्या करेंगे हम लोग, इसकी चाल को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। यदि सेम डायरेक्शन में चलता है तो दोनों की चाल को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट सुनिए, यदि यह एक ट्रेन है, यह बी ट्रेन है, यदि यह ट्रेन जो है एक ए ट्रेन है, यह है ना, ठीक, और एक यह ट्रेन है ना। ये दोनों ट्रेन, यह बी ट्रेन है, यह दोनों ट्रेन का चाल अपोजिट है, एक ई साइड जा रहा है तो एक ई साइड जा रहा है ना। लेकिन इसमें दोनों की चाल एक साइड था, है ना, दोनों की चाल सेम डायरेक्शन में था, तो हम लोग चाल को क्या किए, माइनस। अब इन्हें अपोजिट डायरेक्शन में है, एक जा रहा है पूर्व तो एक पश्चिम, एक उत्तर तो एक दक्षिण, है इस तरह से। तो हम लोग चाल इसका क्या करते हैं मेरे भाई, प्लस कर लेते हैं। समझ गए बात को, समझे मैंने क्या किया। यदि दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस। यदि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस। सेम में माइनस, अपोजिट में प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कब क्या रखेंगे वो मालूम चला, बहुत अच्छे। अब देखिए, अब इस फॉर्मूला के तहत
हम लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं, है ना। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आप लोग को हुआ क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन को यहाँ रखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, स्पीड 700 मीटर लंबा एक ट्रेन है ना, और स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है मेरे है भाई 60, ठीक है 60। अब आप बतलाइए, अब यहाँ मीटर में दिया गया है लंबाई को, तो पहले इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 5/18 से हम लोग गुना कर लेंगे। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम है, नहीं पता, नहीं रखेंगे, मालूम है ये नहीं तो कुछ क्या रखेंगे, कुछ नहीं, खत्म। आप देखिए, आप टी को देखिए, टी क्या है 72 सेकेंड, है ना, सेकेंड है, तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लिए, है ना, 72 सेकेंड बराबर। लेंथ ऑफ ट्रेन दिया गया है, जी हाँ, लेंथ ऑफ ट्रेन 700 मीटर दिया गया है, लेंथ ऑफ ट्रेन 700 मीटर। अब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम है, नहीं, वही तो ज्ञात करना है, तो इसको मैंने माना पी, ठीक है। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो दिया गया था वही अपने फॉर्मूला में रख दिया, पुट आंसर, पुट वैल्यू गेट आंसर, ठीक है। 18 चौक 72, है ना, 6 × 5 = 30, 4 × 3 = 12, यानी 1200 बराबर 700 प्लस पी, यानी पी बराबर 7×5 = 1200 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखें, हम लोग एक शॉर्ट फॉर्मूला के तहत भी निकाले तो 500 मीटर ही आया, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा भी हम लोग देखें तो 500 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, इस फॉर्मूला के तहत हम लोग बहुत सारे मान निकाल सकेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इसलिए यह फॉर्मूला आप अपने माइंड में और अपनी कॉपी दोनों में सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए इस 5th क्वेश्चन को हम लोग अब देखते हैं। ये जो 5th क्वेश्चन जो है मेरे भाई, यह बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 32 नींबू 1 रुपये में 32 नींबू 1 रुपये में 40% की हानि पर बेचता है, तो 20% की लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे, है ना। तो आइए इस एक शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड के द्वारा हम देखते हैं इसको। यह ट्रिक क्या है मेरे भाई, यह ट्रिक को समझिएगा, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बतला दूं कि इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी 3 मई वाले शिफ्ट में ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है ना। तो भाई मैं आपको बार बार ये चीज सजेस्ट कर रहा हूं कि आपके क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर रही है, तो आप शीघ्र जितने एनालिसिस दिए गए हैं वो सारे एनालिसिस को देखकर ही आप एग्जाम हॉल में जाएं, जिससे आप अच्छे नंबर, अच्छे स्कोर के साथ अपने एग्जाम को क्रैक कीजिएगा, ठीक है। यह मेथड है जो मेरे भाई समझेंगे, यह मेथड है, इसे बोल रहा है कि 1 रुपये में 32 नींबू बेच रहा है, यानी एक नींबू का दाम 1/32 रुपया होगा, है ना। 40% का हानि यानी 60% इक्वल अनुपात समानुपात। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि 1 रुपये में कितने नींबू बेचेगा, यानी 1 रुपया में x 1/x होगा, 1 रुपये का, 1 रुपये के क्रय मूल्य 1/x रुपये हो जाएगा, तो इस बेस पे यह 120% यानी 120 रुपया का ही हो रहा है ना। अब देखिए, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट में कि मध्य का गुणनफल होता है इसमें और बाहर के गुणनफल होता है ना, इक्वल होता है। मध्य का गुणनफल बराबर बाहर का गुणनफल, यानी 1/32 गुना 120 बराबर 60 गुना 1/x, ठीक है। अब इसको काट छाट कीजिएगा, 60 दूना 120, 2 से 16, यानी कहने का मतलब 1/16 बराबर 1/x, यानी x बराबर 16 नींबू, है ना। 1 रुपया में एक रुपया में यह 16 नींबू को सेल कर देगा, 1 रुपया में 16 नींबू बेचेगा, तब इसे 20% का लाभ हो जाएगा, यानी 1/16 यानी डी फॉर डॉग द राइट आंसर। ओके, ठीक है। देखेंगे इस क्वेश्चन को, यह जो क्वेश्चन बोल रहा है एक सरलीकरण है, यानी यह सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आया था, वो इस क्वेश्चन को देखेंगे।
इस तरह का क्वेश्चन अगर मिले ना मेरे भाई, विदाउट पेन उठाए इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो वो आएगा कब, जब आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि आज एग्जाम आया, एग्जाम का टाइम है तो 1 महीना मेहनत किए फिर छोड़ दिए। तो मैथ क्या है, मैथ कहता है कि आप हमसे लगे रहेंगे ना तब आपके पास रहेंगे, नहीं रहिएगा ना तो हम भी छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैथ को हमेशा अपने साथ रखिएगा, तब आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर होगा आपको। और यूं ही इस तरह क्वेश्चन को बिगर विदाउट पेन उठाए हुए सोल्व करने के लिए सीखिएगा, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, जैसे अब ये जो बोल रहा है इस तरह क्वेश्चन है, तो सबसे पहले छोटी क्वेश्चन के अंदर जो है उसका क्लियर करेंगे ना। तो 4 में 2 से भागा देंगे तो 2 आ जाएगा, है ना, 2 आ गया। अब यानी 25 + 12 - 2 + 2 आ गया, है ना। तो ये भी आ गया क्या, अब यहाँ पे प्लस में आ गया, है ना, अब प्लस में आ गया। अब इसका तो क्या खत्म हो गया। अब देखिए अब इसका क्या कैलकुलेशन करना है। 25 12 कितना, 37 और +2 यानी 39, 39 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 37। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, ओके, ठीक है। अब बतलाइए इस तरह का क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आइएगा तो दिक्कत है ना, ठीक ना, छोड़ के नहीं आइएगा। ये अब हम देखते हैं इस 7 क्वेश्चन को, या तो 7 क्वेश्चन जो है मेरे भाई, यह जो बोल रहा है कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा, है ना, और एक बच्चा मिलकर एक काम को 3 दिनों में पूरा करता है। यदि एक पुरुष अकेले 6 दिन में एवं एक लड़का 18 दिन में पूरा करता है तो एक महिला उस काम को कितने दिनों में करेंगे, है ना, यानी दिन के बारे में पूछ रहा है। भाई मेरे इस क्वेश्चन को समझिएगा। यह जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा जो है किसी काम को तीनों मिलकर के 3 दिनों में करता है। यदि एक पुरुष अकेले 6 दिन में और एक लड़का 18 दिन में करता है तो एक महिला उस काम को कितने दिन में करेगा, है ना। है ना, एक बच्चा 18 दिन में काम करता है तो एक महिला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। यह क्वेश्चन जो है हम लोग को दिया गया है टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क का यह क्वेश्चन हम लोग को मिला है, ठीक। इस क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे मैन, है ना, मैन प्लस वोमेन प्लस बच्चा को बी से सूचित करते हैं, बी मिल करके 3 दिन में काम को कर रहा है। भाई मेरे समझिए क्वेश्चन को, ठीक है ना। मैन, वोमेन और बच्चा मिलकर किसी काम को 3 दिनों में कर रहा है और बोल रहा है कि यदि एक पुरुष, मैन जो है, मैन अकेले करता है तो 6 दिन में करता है, और एक बच्चा जो है अकेले करता है तो वो कितना दिन में करता है, 18 दिन में करता है। भाई मेरे इस तरह का क्वेश्चन क्या हम लोग अपनी सीरीज में देखे हैं कि नहीं देखे हैं। तो जब आप अपनी सीरीज में देखे हैं तो वो तो ठीक है, जो बच्चे देखे हैं उनके लिए तो ठीक है। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वे जाके शीघ्र पूरी सीरीज चलाई गई है, वो सीरीज को आप लोग देखें। पूरी सीरीज का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वो सीरीज देख के जाएं। जिन बच्चों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है, बचा हुआ है, उन सारे बच्चों को मैं आग्रह करता हूं कि वो सारे सीरीज देख के जाएं, जिससे आपको कुछ बेनिफिट होगा, हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, इसका आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालना है तो कितना है मेरे भाई, देखिए 18 है, 3 छक्का 18, 6 3 18, 18 18 से 1 मत कट जाएगा, यानी इसका एलसीएम 18 आ जाएगा, यानी यह टोटल वर्क आ गया, है ना। अब इसका क्षमता निकालेंगे तीनों का तो कितना आएगा, 3 छक्का 18। मैन का क्षमता निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और बच्चा का निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। समझ गए। अब हमें आप बतलाइए, मैन और बच्चा की क्षमता पता है, वोमेन की क्षमता पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। और हमसे वोमेन के बारे में भी पूछा जा रहा है। भाई मेरी एक चीज ये याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, क्षमता गुना टाइम, है ना, टाइम यानी समय, ठीक। यह कॉन्सेप्ट आप हमेशा रखिएगा माइंड में, ठीक है ना। यदि आपसे दिन के बारे में, दिन या समय के बारे में अगर पूछता है तो क्या करते हैं, टोटल वर्क में क्षमता से भागा देते हैं। टोटल वर्क में हम लोग क्षमता से भागा देंगे तो हमारा दिन निकल के आ जाता है ना। तो हमें वही तो पूछ रहा है, दिन के बारे में पूछ रहा है, तो दिन के बारे में पूछ रहा है
तो हमें अब क्षमता हमको मालूम नहीं है जिनके बारे में पूछ रहा महिला का, तो महिला का क्षमता कैसे निकालेंगे? इन तीनों की क्षमता में इन दोनों की क्षमता को अगर हम घटा देंगे तो महिला की क्षमता ज्ञात हो जाएगा कि नहीं? एकदम हो जाएगा। अब बताइए, मैन और बच्चे की क्षमता कितने हैं? 3 और 4। मैन, वोमेन और बच्चे की क्षमता कितने हैं? 6। यदि इन दोनों की क्षमताओं को इसमें घटाएंगे तो वोमेन की क्षमताओं को मालूम हो जाएगा। 6 माइनस 4 यानी टोटल कितना है? 6 और इन दोनों का 4। 6 माइनस 4 यानी 2 की क्षमता आ जाएगा किसका? वोमेन का, है ना। अब वोमेन की क्षमता जो हम भाई मेरे पता चल ही गया कि वोमेन की क्षमता 2 है, तो क्या करना है? वोमेन के तो हमसे पूछ रहा है कितना दिन वो कार्य को पूरा करेगा, टोटल वर्क को। टोटल वर्क कितना है? 18 बटा क्षमता कितना है? 2 से भागा दे देंगे, है ना। दिन वाला मैंने क्या लिखा? दिन निकालना है या समय? दिन या समय, कुछ भी निकालना हो तो टोटल वर्क में क्षमता से हम लोग भागा देते हैं तो हम लोग को दिन निकल जाता है यानी समय निकल जाता है। 2 9 18 यानी 9 दिन में यह कार्य को पूरा कर दिया गया। यह महिला जो है, एक महिला 9 दिन में इस कार्य को पूरा कर देगा, यानी ए फॉर राइट आंसर एप्पल। ओके, ठीक है, समझ गए भाई मेरे? यह कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में मिल आ रहा है, तो मैं आप लोग कॉन्सेप्ट ही चलते क्लियर कर रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए, बना के आए, क्योंकि आप एमजी ज्ञान एकेडमी के स्टूडेंट हैं, है ना। ठीक है, 8वां क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यह जो है बोल रहा है कि एक निश्चित राशि यानी धनराशि जो है ना, पी जो है ना सेम है, एक निश्चित धनराशि एक 10,000 रुपया की राशि 5 वर्ष और 11,600 रुपये की राशि 7 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज की दर पर दिया जाता है, तो प्रतिशत दर यानी आर पूछ रहा है, R%, है ना। या क्वेश्चन को समझे आप? नहीं समझे, फिर समझिए। बोल रहा है कि 5 वर्ष का अमाउंट जो है कितना है? 10,000 रुपया, है ना। 7 वर्ष का अमाउंट कितना है? 11,600 रुपया। भाई मेरे समझिएगा, ठीक है। तो 5 साल से 7 साल कितना बड़ा है? यानी 2, यानी अंतर कर देते हैं 2 साल, है ना। 2 साल का, और 10,000 से 11,600 की कितना ज्यादा है? 1,600, यानी 2 साल का ब्याज जो है 1,600 है, तो 1 साल का क्या कितना हो जाएगा मेरे भाई? 800 रुपया, है ना। 800 रुपया, 1 साल का 800 रुपया आ गया। अब हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि A बराबर क्या जानते हैं? P प्लस आई, है ना। A बराबर P प्लस आई, इस चीज को याद रखिएगा। A बराबर P प्लस आई, यानी यह जो है ब्याज है, SI। यह जो है क्या है मेरे भाई? SI यानी ब्याज, है ना। अब 1 साल का 800 रुपया ब्याज है हमें, है ना। अब आप इन दोनों में से किसी एक में अपने मान को रखिएगा, ठीक है। उससे आप P ज्ञात कर सकते हैं, R ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो मान लिए कि मैंने 5 साल वाला में रखा, 5 साल, है ना। तो 1 साल का SI 800 रुपया है, तो 5 साल का कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5 साल का 4,000 आ जाएगा ब्याज, है ना। SI 4,000 रुपया। अब टाइम हमें कितना है पता? 5 साल आ गया, है ना। टाइम 5 साल, अमाउंट कितना है? 10,000। अब आप इससे जब हमें ब्याज पता चल गया और अमाउंट 10,000 पता है, तो क्या हम P ज्ञात नहीं कर सकते हैं? A बराबर P प्लस आई जानते हैं ना। तो इसमें अपनी मान को रखिए, इसमें अपनी मान को रखिए और क्या ज्ञात कीजिए? P ज्ञात कीजिए। P बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? A माइनस आई, ब्याज, है ना। अब इसमें अपनी मान को रखिए। A अमाउंट कितना है? 10,000 माइनस आई कितना है? 4,000, है ना। तो कितना घट के आ जाएगा? 6,000 रुपया, यानी P का मान हमारा 6,000 रुपया, प्रिंसिपल जो है 6,000 रुपया आ गया। तो अब हमें यहाँ प्रिंसिपल कितना रखेंगे? 6,000 रुपया, है ना। हमें टाइम, देखिए ध्यान दीजिएगा, SI हमें पता चल गया। SI कितना आ गया मेरे भाई? SI आ गया 4,000 रुपया, है ना। हमें P पता है, SI पता है और T पता है, तो क्या हम R% नहीं निकालेंगे? कंफर्म निकालेंगे। तो R% बराबर क्या हम लोग जानते हैं? फॉर्मूला याद रखिएगा मेरे भाई,
एसआई और सीआई का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, है ना। और एक बात और, एसआई और सीआई में जितने भी डाटा दिए रहते हैं क्वेश्चन में, वो पहले आप लिख लीजिएगा बोर्ड पे, कॉपी पे। और लिखने के बाद आपको क्या मिलेगा, लिखने के लिए मैं आपको इसलिए बोलता हूं कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन में जितने आंकड़े दिए रहते हैं वो लिख लीजिएगा ना, तब आपको क्वेश्चन बनाने में ज्यादा मतलब कि हेल्पफुल महसूस होगा। आपको ये चीज मालूम चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और हमसे क्या मांग रहा है, ठीक है, आइडिया मिल जाएगा आपको, ठीक ना। तो R% पर हम लोग क्या जानते हैं, एसआई गुना 100 बट्टा P गुना T, है ना। अब इस फॉर्मूला पर हम लोग इस मान को रखेंगे, पुट वैल्यू गेट आंसर अब आपको आने वाला है, ठीक ना। तो एसआई, अब इसको यहां ले आते हैं क्या, तो R% बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एसआई कितना है मेरे भाई, 4000 गुना 100 बट्टा P कितना है, 6000 गुना टाइम कितना है मेरे भाई, 5। भाई मेरे फॉर्मूला अब मैं आपको बोल रहा हूँ, बार बार याद रखिएगा, ठीक ना। 5, अब 300 में हो जाएगा खत्म, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, 5 से 20 मरतबी, 20 दूना के 40 यानी 40 बट्टा 3, यानी कितना जाएगा, 3 का 3 1, 3 का 3 1, 3 तिया के 9, यानी 13.1/3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 13.1/3 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके भाई मेरे समझे, फिर समझिए क्वेश्चन जो दिया गया है वो समझे कि नहीं। 5 साल का अमाउंट 10,000 रुपया और 7 साल का अमाउंट 11,600 रुपया दिया गया, मैंने रख लिया। अब इन दोनों का अंतर किया तो 2 साल और इन दोनों का अंतर किया तो 1600 रुपया, यानी 2 साल का ब्याज जो है मेरा 1600 रुपया है, तो 1 साल का ब्याज मेरा कितना आएगा, 800 रुपया। अब मैंने क्या बोला, ए वाला P प्लस आई या फॉर्मूला होता है, या आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है, ए वाला P प्लस आई। अब देखिए मैं जब 1 साल का ब्याज जो मेरा 800 रुपया है, और इन दोनों में से किसी एक का मान लेकर के आप बनाइएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, 5 साल का लिया, तो 5 साल का यदि 1 साल का ब्याज जो मेरा 500 रुपया है, तो 5 साल का कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 साल का कितना आ गया, 4,000 रुपया, है ना ये ब्याज। अब देखिए मेरा टाइम कितना है, 5 साल, अमाउंट मेरा दिया गया कितना, 1,000 रुपया। अब आप अमाउंट जब पता है और एसआई जब पता है 4,000, तो क्या पी नहीं ज्ञात हो जाएगा, ये 10,000 माइनस 4,000 बराबर कितना, 6,000 रुपया, यानी पी हमें अब मालूम चल गया 6,000 रुपया, एसआई 4,000 रुपया मालूम है 4,000 रुपया। आप बतलाइए टी पी और एसआई मालूम है तो क्या R% नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा। R% के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एसआई चाहिए, पी चाहिए और टी चाहिए, सब है मेरा। अब बस पुट वैल्यू गेट आंसर, यहाँ पे 13.1/3% इज द राइट आंसर, डी फॉर डॉग। ओके ठीक है, आइए इस क्वेश्चन देखते हैं। इसे बोला गया 10%, 20% और 25% की छूट श्रृंखला के बराबर एकल छूट यानी समतुल छूट के बारे में आपसे पूछ रहा है ना। मैं आपको लोग को बतला दूं कि डिस्काउंट चैप्टर से आपको हर एक सेशन में आप लोग का एग्जाम के दौरान क्वेश्चन आ रहा है, पूछा जा रहा है, और इसी चैनल पे डिस्काउंट सेशन ऑलरेडी चला दिया गया है, जो जाकर आप शीघ्र उस सेशन को देखें, ठीक है। देखिए जैसे इसमें क्या है, बोल रहा है 10% का क्या क्या डिस्काउंट है ना, यानी 1/, कितना रहेगा 10, जब डिस्काउंट कर रहा है 10 में एक का डिस्काउंट यानी 9 हो जाएगा, है ना। 10 रुपया में 1 रुपया का लॉस कब होगा, जब 10 रुपये का सामान 9 रुपये बेचेंगे, है ना, ऐसे तो समझिए। ठीक, अब देखिए 20% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 1/5 आ जाएगा, है ना। अब इसे क्या करेंगे, 5 और 4 लिखेंगे 5 और 4 क्यों लिखें, 5 रुपये के सामान पे 1 रुपये का डिस्काउंट कब होगा, जब 5 रुपये के सामान को 4 रुपये बेचेंगे, समझ में आया। ठीक है, अब देखिए 25% का 25% यानी 25 चौक 100 यानी 1/4 1/4 को क्या लिखेंगे, 4 और 5, है ना। अब देखिए समझ गए, अब देखिए अब इसका कैलकुलेशन करना है, 4 से 4 कट जाएगा, है ना। अब इसमें क्या करना होता है, गुना करना होता है दोनों का, 10 × 25 50, और इसमें 4 पे क्या था, डिस्काउंट था ना, तो 4 पे 3 का हो जाएगा, है ना। ठीक, 9 × 27। अब देखिए अब इन दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई, देखिए 50 रुपये के सामान पर 50 रुपये के सामान को 27 रुपये में बेचा जा रहा है, तो यानी
अंतर की इतना का 23% का, है ना। अब देखिए यानी डिस्काउंट बराबर, है ना, समतुल्य डिस्काउंट बराबर क्या होगा, 23 बट्टा टोटल कितना है 50 गुना 100, 50 गुना के 100 यानी 23 गुना के 46%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C4 कैट इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो बोल रहा है दो संख्या का योग 36 है और इनके मसा और लसा का क्रमशः 3 और 105 है, तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है ना। मान लिए कि फर्स्ट संख्या जो है मेरे भाई, फर्स्ट संख्या को मैंने माना x और सेकंड संख्या को मैंने माना y, है ना। संख्या पता नहीं है तो मैंने क्या माना, मान लिया दो संख्या का योग। अब बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम, है ना, तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/x हो जाएगा, प्लस y का कितना हो जाएगा 1/y। आपसे व्युत्क्रम के बारे में तो पूछ रहा है ना, 1/x। अब इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो x/, है ना, यहाँ क्या आ जाएगा y प्लस x, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे मान रखने के लिए बोल रहा है, सब बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, यानी दोनों संख्या के योग है कि नहीं यहाँ पे। अब दोनों संख्या के योग कितना हो जाएगा मेरे भाई, 36 वट्टा x/y का मान हमें ज्ञात करना होगा। एक चीज आप लोग बच्चा में 5, 6, 3, 4 के होंगे क्लास में, तो आप लोग सीखे होंगे कि फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। है याद यह फॉर्मूला आपको, है ना याद, चलिए बहुत अच्छा। यानी फर्स्ट संख्या को मैंने क्या माना, x माना, और दूसरी संख्या को y माना, बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, है ना। यह फॉर्मूला आपको याद है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा, वही तो है यहाँ पे। अब देखिए एक्स बाई के जगह पर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल रखना पड़ेगा, यानी एक्स बाई के जगह पर एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम कितना है मेरे भाई 3 गुना 105, एचसीएफ 105 है ना। 3 से इसको काटेंगे कितना मरतबी, 12 मरतबी, 3 चौक 12, 3 से 3 तिया के 9 और 3 पचे 15, यानी 4/15, 4/35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी C4 कैट इज द राइट आंसर। समझ में आया भाई मेरे। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आ रहे हैं, और जिन सारे बच्चों को जिनके एग्जाम अभी बच रहे हैं, आगामी समय में होने वाले हैं, उन सारे बच्चों से आग्रह है कि पूरी एनालिसिस आप देख के जाएं, जिससे आप अपनी एग्जाम में एक बेस्ट स्कोर के साथ आप अपना एग्जाम को क्रैक करें और अपनी मंजिल को हासिल करें, ठीक है। और यदि यह सेशन आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।